दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक काफी दिनों से 95 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक तरह से देखें तो इसने अपना बॉटम बना दिया है और क्यों ना हो काफी ज्यादा गिरावट भी हो चुकी है। जो स्टॉक 188 तक चला गया था वो 95 के आसपास है। यानी ऊपरी प्राइस से देखें तो आधी कीमत पे आसपास आ चुका है। और अब कंपनी के फाइनेंशियल सेहत को देख के लग रहा है कि यहाँ से उम्मीद अब पॉजिटिव ही दिखाई देगी, क्योंकि बजट आ रहा है। और इस बजट में इस बार सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसको अच्छे से समझेंगे, क्या इशारा करी है, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कुछ बड़ा फैसला होगा, क्योंकि क्वार्टर थ्री आने वाला क्या उम्मीद है उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार की बात करें तो 95.17 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.011% की तेजी थी। वैसे बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बाद भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई थी, जो परसों की क्लोजिंग थी वहीं पे। और यह देख सकते हो कि उसके बाद में इसने कुछ पॉजिटिव माहौल भी बनाया और हल्की सी गिरावट भी, दोनों तरफ का माहौल देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। अब आप देख ही सकते हो कि 92.10 इसका 52 वीक का लो बना। यानी अभी रिसेंटली इसने 92 तक जाके आए, वहां से फिर से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है और अब लग रहा है कि एक बॉटम बन गया है। वैसे 52 वीक का जो हाई है 136 का है और इसका ऑल टाइम हाई 188 का है। आईपीओ आने के बाद इसने जबरदस्त दौड़ लगाई थी। वैसे आईपीओ ही इसने लोगों को जबरदस्त रिटर्न दिया था आईपीओ के समय, लेकिन उसके बाद भी अच्छी खासी तेजी बनी। अब यहाँ से फिर उम्मीद बेहतर की जा रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको लगातार ये नेगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पिछले एक सप्ताह से देखें तो यहाँ पे तेजी का दौर शुरू हुआ है। 0.57% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी। यानी एक ही आंकड़े यहाँ पे ग्रीन है, बाकी सारे के सारे आपको रेड दिखाई देंगे। पिछले एक महीने में यहाँ पे 10.05% के आसपास की इसके अंदर गिरावट हो चुकी है। 3 मंथ की बात है यहाँ पे 14.91%, यानी लगभग 15% की गिरावट हुई है। जबकि 6 मंथ के हिसाब से 21.13% के आसपास की स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। और 9 मंथ के हिसाब से भी ये 21.79% गिर चुका है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो ये लगातार कमजोर साबित हुआ, इसमें गिरावट हुई है। पर अब मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती है। तो अब फिर से बजट हमारे सामने आ रहा है और इंडिया में इस समय अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर सरकार का पूरा फोकस है। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को अपना घर मिले और इसके लिए सरकार कोशिश भी कर रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे ये देखो कि एक तो इंटरेस्ट रेट को और कम किया जाए जिससे लोग और ज़्यादा उस तरफ उत्साहित हो। और इसके अलावा जो देख सकते हो कि डेवलपर की जब जो डिमांड है कि गवर्नमेंट जो टैक्स इंसेंटिव्स है उसको बढ़ा दे। इसके अलावा जो अफोर्डेबिलिटी की जो इसमें एक डेफिनेशन है, ये अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन को बदला जाए। यानी जो इस समय प्राइस जैसे देखो तो 45 लाख रुपए तक के जो मकान होते हैं उसी को अफोर्डेबल हाउसिंग गिना जाता है। उसको बढ़ाना चाहिए, उसको कम से कम 90 लाख तक करना चाहिए, क्योंकि अब जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं उसमें इन प्रोजेक्ट के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग भी 45 लाख से नीचे नहीं बन पाता है, क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। बिल्डर सबका यही कहना है कि इस समय कॉस्ट बढ़ चुकी है, लैंड खरीदनी महंगी पड़ती है, फिर सीमेंट, स्टील सारा का सारा मटेरियल महँगा, फिर कैसे बनाएँगे? यानी 45 लाख रुपए में कैसे घर बेचे? तो सरकार को इसकी डेफ़िनेशन थोड़ी बदलनी चाहिए। इसका जो आप देखिए एरिया बढ़ाना चाहिए, नहीं आप हाउसिंग जो बनते अफोर्डेबल कम से कम वो ये 45 लाख से ऊपर किया जाए, ये उनकी डिमांड है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मकान इसमें खरीदें, उनको फ़ायदा हो। तो ये क्लियरली है कि इस समय प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है और सरकार का जो पैमाना है 45 लाख का उसमें वो फिट नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए कि जो डेवलपर्स है उनका यही कहना है कि अफोर्डेबल जो होम्स बनाने का जो सपना है वो सपना ही रह गया है, क्योंकि जो आप देखिए जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि फिर उस लेवल के उस प्राइस जो सरकार ने डिसाइड किया उसमें मकान देना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में लोग कैसे लेंगे अफोर्डेबल होम? तो इस समय देखिए कि हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनियां हैं और रियल एस्टेट जो डेवलपर्स है, उन सब ने सरकार से एक ही मांग रखी कि इस एक्ट में बदलाव किया जाए। यानी अपकमिंग जो यूनियन बजट है 2026-27, उसमें जो पॉलिसीज के अंदर बदलाव करे, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसको बदले और उसमें लोगों को राहत मिले, उसकी थोड़ी सी जो क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए ताकि हर कोई उसके अंदर फिट हो, उनको घर मिले, अपना अपना खुद का घर हो।
तो कुछ और भी मांग रख रहे हैं इस समय लैंडर्स, जो डेवलपर्स है और साथ में जो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है कि इससे आने वाले समय डिमांड बढ़ सकती है। तो रेगुलेटरी इंसेंटिव्स बढ़ाने की बात है। इसके अलावा 4 ईयर टैक्स हॉलिडे भी दिया जाए, यानी 4 साल तक किसी प्रकार का टैक्स न देना पड़े। और ऊपर से जो हायर फ्लोर स्पेस को एफएसआई की मंजूरी मिल जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्लोर बनेंगे तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए भी कुछ बेनिफिट मिले और लो इनकम ग्रुप जो है वो भी मकान ले पाए, यानी एक तरह से एफएसआई में भी बदलाव किया जाए। ये सारी डिमांड इस समय की जा रही है। अगर ये मंजूर होती है तो इस सेक्टर में एक नया बूम आ सकता है। ये देखिए जो फर्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, जिसमें आप देखें तो यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं उनको 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिया जा रहा था, जिससे कि वो अफोर्डेबल हाउस बनाए, उनकी तरफ प्रेरित हो। तो इस तरह से जो इंसेंटिव वो आगे भी जारी रखना होगा, तभी इसमें जो डेवलपर है वो मकान बना पाएंगे, वरना उनको पॉसिबल नहीं होगा नए अफोर्डेबल हाउस बनाना। तो यहाँ पे इस समय जो डेवलपर्स है उनकी डिमांड यही है कि अफोर्डेबल हाउस बनाना अभी हमारे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि जो लैंड है उसकी ज़मीन की प्राइस बढ़ चुकी है और सीमेंट की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, स्टील लेबर भी महंगा हो गया है। ये सब मिला के जब मकान बनता है तो फिर वो 45 लाख का मकान नहीं बन सकता, और इसीलिए इस पूरे के पूरे जो पैमाना है उसको बदलना होगा। क्या इस बार सरकार बजट में ऐसा कुछ करती है? तो यहाँ पे एक तो अप्रूवल में काफ़ी डिले हो जाता है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट इंसेंटिव को जो विड्रॉ किया उसकी वजह से जो अब डेवलपर्स है वो इस समय मिड और हाई इनकम की तरफ रुख कर चुके हैं और वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा उनको जल्दी ही बिकवाली हो जाती है, वहाँ पे उनका पैसा भी रिकवर हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे डेवलपर अब अफोर्डेबल हाउस नहीं बना रहे। तो ये देख सकते हो कि ये इस समय जो कन्फेडरेशन रियल एस्टेट डेवलपर्स की जो एसोसिएशन बनी हुई है, यानी क्रेडियाई, उनकी तरफ से सरकार से ये डिमांड की गई है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को फिर से बदले, टैक्स इंसेंटिव बढ़ावे, और जो 45 लाख रुपीज़ का एक पैमाना रखा गया 2017 से, वो अब रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। इसको बदला जाए, इसको बढ़ाया जाए। ये देख सकते हो कि क्रेडाई के जो नेशनल प्रेसिडेंट है शेखर पटेल, उनका कहना है कि 45 लाख रुपीज़ की जगह पे इसको बढ़ा के 90 लाख किया जाए, यानी 90 लाख रुपए तक का जो घर है उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में गिना जाए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो इस बार देखना होगा कि बजट में क्या सरकार ऐलान करती है, कुछ गुंजाइश तो है, और इसका फ़ायदा बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी को डेफिनेटली होगा। अब यार बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेंथ है, अगर इसमें पॉजिटिव पॉइंट बहुत है। तो पहला देख सकते हो यहाँ पे, ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर कंपनी ओवर पास्ट 3 ईयर। 3 ईयर्स जो सीएजीआर है वो 36.48%। सेकंड, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 44.99% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा अगर देखो तो कंपनी बोट्स वेल मेंटेन एडवांस ग्रोथ ऑफ रेशियो 28.88%। तो ये देख सकते हो कि इसके अंदर सारी पॉजिटिव बातें हैं, कुछ कमजोरियां भी है, और वो देख सकते हो कि आपको एक कमजोरी देखने को मिलेगी, और वो है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेनियस हैव इंक्रीज बाय 38.16%। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कमियां कम है, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। ऐसे में इतनी चिंता की बात नहीं है। अब क्वार्टर 3 आने वाला है और उम्मीद है कि क्वार्टर 3 बेहतर होगा, फिर यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आप देख ही सकते हो कि स्टॉक गिरते हुए लगभग जो 190 के आसपास था स्टॉक, वो आज की तारीख में 90 के आसपास है। ऊपर का लगभग आप देखें तो 100 रुपये टूट चुका है, और इसीलिए यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।